ओके स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ सिचुएशंस जहां पर हमारे पास गोल स्टेट के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, विच मींस के हमारी जो गोल स्टेट है वो डिपेंड कर रही हो अपॉन मीटिंग ऑफ सम रिक्वायरमेंट्स, या हमारी गोल स्टेट डिपेंड कर रही हो कि कुछ वेरिएबल्स को हम कुछ वैल्यूज असाइन करें, या कुछ कंस्ट्रेंट्स को हमने वैलिडेट करना हो, तो उस सूरत में हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स को यूज कर सकते हैं। जब हम सर्चिंग की बात करते हैं या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो समटाइम्स हमारे पास रियल लाइफ के अंदर ऐसे सिनेरियोज आकर होते हैं कि जिन सिनेरियोज के अंदर जो रिस्पॉन्स हमने देना है या जो एक्शन परफॉर्म करना है, वो एक्शन डिपेंड कर रहा होता है किसी ओपोनेंट के एक्शन के ऊपर। इस बात को समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो आप उस क्वेश्चन का जो भी आंसर देंगे वो डिपेंड कर रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन क्या किया है, या आप जो आंसर देंगे उस आंसर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूंगा। सो रियल लाइफ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहां पर हमें एडवर्सरीज के थ्रू सर्च करना पड़ रहा होता है, और एडवर्सरीज के थ्रू सर्च करने का मतलब यह है कि हम जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं आउटर वर्ल्ड के अंदर, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होता है, कोई रिप्लाई मिल रहा होता है, और हमारा नेक्स्ट जो भी डिसीजन होता है, जो एक्शन होता है, जो भी मूव होती है, वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारे ओपोनेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। इस तरह के जो केसेस होते हैं हमारे पास, हम उनके अंदर एडवर्सरियल सर्च को यूज कर सकते हैं। ये एडवर्सरियल सर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे गेमिंग सिनेरियोज के अंदर आ रहे होते हैं कि जहां पर मल्टीपल ओपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ये मल्टीपल ओपोनेंट्स मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, ओपोनेंट 1 भी हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक सिंपल गेम की बात करें विच इज टिक टैक टो, तो टिक टैक टो गेम के अंदर हमारे पास सिंपली 2 ओपोनेंट्स मौजूद होते हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। सो ऐसे तमाम केसेस में जहां पर हमने जो मूव सेलेक्ट करनी हो वो डिपेंड कर रही हो इस बात के ऊपर कि हमारा ओपोनेंट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो इस तरह के केसेस के अंदर हम एडवर्सरियल सर्च को यूज कर सकते हैं। सो ऐसे तमाम केसेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जहन में रखना पड़ेगा वो ये कि ऐसे तमाम केसेस में जो ओपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, वो ओपोनेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ओपोनेंट्स के एक्शंस जो हैं उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता होता। इन एडवर्सरियल प्रॉब्लम्स के अंदर एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हो सकती है हमारे पास कि जब हम ये कहें कि ना सिर्फ ये कि जो ओपोनेंट्स हैं उनकी मूव्स अनप्रिडिक्टेबल होंगी, रादर हमारे पास प्रॉब्लम्स ये हों कि कोई ओपोनेंट नहीं है बट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द टाइम। सो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर वी हैव टू प्ले अगेंस्ट द टाइम और वी हैव टू प्ले अगेंस्ट सम रूल्स, तो इस तरह के केसेस के अंदर भी हम जो एडवर्सरियल सर्च प्रॉब्लम्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। सो अगर हम इस तरह के गेमिंग सिनेरियोज की बात करें और इस तरह के गेमिंग सिनेरियोज के अंदर हमने सर्च प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए जो फॉर्मल डेफिनेशन हम बिल्ड कर सकते हैं इज दैट वी नीड एन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें जो भी ओपोनेंट्स गेम प्ले कर रहे होंगे वो तमाम के तमाम ओपोनेंट्स एक सेम सिचुएशन के ऊपर, एक सेम पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रहे होंगे, और वहां से हर ओपोनेंट अपनी अपनी मूव अपने अपने टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा होगा। हमें कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे कि कौन सी लीगल मूव्स कोई भी प्लेयर पिक कर सकता है।
ये जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स होंगे, इनकी बेस के ऊपर जो गेम रूल्स हैं वो हम डिफाइन कर सकते होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम चेस बोर्ड की बात करें तो चेस बोर्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कौन से पीस किस तरह के मूव्स चल सकते हैं, किस तरह के मूव्स नहीं चल सकते। या पर्टिकुलरली अगर हम चेकर्स की बात करें तो चेकर्स के अंदर हमारे पास ये लिमिटेशन होती है कि जो हमारे पास पीसेस हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर सकते। इस तरह के जो लीगल मूव्स हैं वो लीगल मूव्स इन सेट ऑफ ऑपरेटर्स की बेस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं। वी नीड अ टर्मिनल टेस्ट। जो टर्मिनल टेस्ट ये बता रहा होगा कि गेम जो है वो एंडिंग कंडीशंस के ऊपर पहुंच गई है, गेम एंड हो गई है। गेम एंड करने के लिए जो हमारे पास टर्मिनल कंडीशंस हो सकती हैं वो ये हो सकता है कि कोई प्लेयर विन कर गया है, या कोई प्लेयर जो है वो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो आपस में ड्रॉ सिचुएशन के अंदर आ गए हैं, या फिर गेम एक ऐसी लूप में स्टक हो गई है जहां पर कोई भी प्लेयर विन नहीं कर सकता। इस तरह की तमाम जो कंडीशंस होती हैं उनको हम टर्मिनल सेट्स की फॉर्म में, टर्मिनल टेस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Another important thing we need is a utility function, और इसको हम यूटिलिटी फंक्शन या एवेल्युएशन फंक्शन कह सकते हैं। इस यूटिलिटी या एवेल्युएशन फंक्शन या पे ऑफ फंक्शन ये बेसिकली एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जो वैल्यू ये बताती है कि कोई भी प्लेयर इस वक्त विनिंग कंडीशन की तरफ जा रहा है या लूजिंग कंडीशन की तरफ जा रहा है। आपने गेम बोर्ड के ऊपर अगर कोई मूव प्लान करनी है तो उस मूव को प्लान करने से आइदर तीन में से कोई एक कंडीशन अकर हो सकती है, या तो आप अपने विनिंग जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या आप अपनी लूजिंग पॉसिबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या आप ड्रॉ सिचुएशन की तरफ लेकर जा सकते हैं गेम को। अल्टीमेटली जब भी हम इस तरह के ओपोनेंट बेस्ड गेम्स प्ले कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम गेम को किसी तरीके से विनिंग कंडीशन की तरफ लेकर जा रहे हों। इसके लिए यूटिलिटी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस जो हैं उनको डिस्कस भी करेंगे और उनके मुतालिक डिटेल से फिर बात भी कर रहे होंगे। बट फिलहाल हम यहाँ पर इतना सा जरूर डिस्कस करेंगे कि जब भी हम यूटिलिटी फंक्शन की बात करेंगे, इसकी वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव में आ रही है इसका मतलब यह है कि हम विनिंग कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब है कि हम लूजिंग कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर वैल्यू 0 के ऊपर स्टैंड कर रही है इसका मतलब है कि गेम ड्रॉ हो रही है या हो चुकी है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कि हम ये जो परफेक्ट डिसीजंस हैं, विच मीन्स कि हम जो विनिंग कंडीशंस हैं उन विनिंग कंडीशंस को कैसे अचीव कर सकते हैं, या जब हम गेम प्ले कर रहे हैं तो गेम को प्ले करने के दौरान गेम को विन करने की तरफ कैसे जाया जा सकता है। एक पॉइंट जिसको मैं रीआइट्रेट करूंगा, हम प्रीवियसली इसको डिस्कस कर चुके हैं, इज कि ये जितनी भी डिस्कशन हम कर रहे होंगे ये सारी की सारी डिस्कशन जो इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में हो रही होगी। यहाँ पर जितनी भी बात हम ये करेंगे कि हमें विनिंग कंडीशन की तरफ जाना है, इसका मतलब ये है कि हमने एक ऐसे एजेंट डिजाइन करना है जो एजेंट गेम प्लेइंग के दौरान विनिंग कंडीशंस की तरफ मूव कर सकता हो, या वो एजेंट किन बेसिस के ऊपर, किन पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो विनिंग कंडीशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। इन सिनेरियोस को बेसिकली हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। द परफेक्ट डिसीजन जब हमने करना है गेम्स के अंदर, पर्टिकुलरली 2 और मोर पर्सन गेम्स के अंदर, तो वहां पर हम दो पर्टिकुलर जो पर्सन्स हैं उनको एज्यूम कर सकते हैं। वन पर्सन इज मैन एंड द अदर पर्सन इज मैक्स। इनको हम पर्सन्स कहकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेयर्स कहकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम सिंपली इनको ऑब्जेक्ट्स कहकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम इस तरह की गेम्स 2 पर्सन गेम प्ले कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी कोई मूव चलने लगते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स ये सोचते हैं कि जो ओपोनेंट है हमारे मूव चलने के बाद ओपोनेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा। हम पहले ओपोनेंट का रिस्पॉन्स परसीव करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हैं और उसके मुताबिक अपनी गेम प्ले करने की कोशिश करते हैं, अपनी गेम प्लान करते हैं। जब हम मैन और मैक्स ऑब्जेक्ट्स की या पर्सन्स की बात कर रहे होंगे
तो ये बेसिकली टू रिप्रेजेंटेशन हैं जिसके अंदर मैक्स की जो मूव्स हैं, एजेंट या कंप्यूटर जो है या मशीन ये अंडरस्टैंड कर रही होगी कि मैक्स जो मूव्स चल रहा है उनका बेसिक पर्पस ये है कि जो एजेंट है उसकी जो विनिंग पॉसिबिलिटीज हैं उनको मैक्सिमाइज किया जाए, और जो विन ऑब्जेक्ट है वो ऐसी मूव चलेगा जिनका पर्पस ये होगा कि जो मैक्स एजेंट है उसकी विनिंग पॉसिबिलिटीज को मिनिमाइज किया जा सकता हो। सो एक इंटेलिजेंट एजेंट अपनी वर्चुअल बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर ये दोनों एजेंट की मूव्स को कंसीडर करता है, उनको प्रेडिक्ट करता है, उनका कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सीक्वेंस जो है वो ड्रॉ करता है और उसके मुताबिक प्लान करता है कि उसको नेक्स्ट मूव कौन सी चलनी चाहिए। सो वो मूव्स चलने की कोशिश करता है ये एजेंट जो मैक्स और मेन की प्लानिंग के थ्रू एट द एंड उसके पास आ रही होती हैं कि बेस्ट पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। सो जो स्ट्रेटेजी यहां पर होगी सिंपली ये होगी कि मैक्स जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करने लगेगा इट विल थिंक कि मेन उस एक्शन को किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, और मेन ने एक्शन को जिस तरीके से रिस्पॉन्स करना है मैक्स उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि उसको वो मूव चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। सो ये जो मेन के डिसीजंस होंगे या मेन के एक्शंस होंगे, ये मेन के डिसीजंस या मेन के एक्शंस एक्चुअली एडवर्सरी क्रिएट कर रहे हैं मैक्स के एक्शंस परफॉर्म होने के दौरान। सो मैक्स हमेशा ये डिसाइड करेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल मूव उसके पास है वो चल रहा हो, गिवन दैट कि उस बेस्ट पॉसिबल मूव के अगेंस्ट जो वर्स्ट पॉसिबल मूव मेन चल सकता है उसको कंसीडर करते हुए। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। टिक टैक टो गेम के सिनेरियो के ऊपर अगर हम इस एडवर्सरी को मैप करना चाहें तो हम सिंपली इसको इस तरीके से मैप कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो एजेंट्स हैं मैक्स और मेन, सो मैक्स एजेंट जो है वो अपना मार्क लगाएगा और फिर कंसीडर करेगा कि उसके अगेंस्ट मेन कौन कौन से पॉसिबल मूव चल सकता है। सो ओपोनेंट जब मूव चल देगा, नेक्स्ट मूव चलने से पहले वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर जितनी भी पॉसिबल मूव्स हो सकती होंगी उन तमाम पॉसिबल मूव्स को कंसीडर करते हुए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है उस बेस्ट ऑप्शन को सर्च करेगा। सो इट्स मैक्स जॉब, इट्स मैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी टाइम के ऊपर डिटरमिन करे सर्च ट्री के अंदर कि बेस्ट पॉसिबल मूव उसके लिए कौन सी हो सकती है। सो यहां पर गेम प्लेइंग सिनेरियो के अंदर हम मैक्स एजेंट की जो मूव्स होंगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स का साइन या क्रॉस का साइन यूज करेंगे, और मिन प्लेयर की जो मूव्स होंगी उनको कंसीडर करने के लिए ओ का साइन यूज कर रहे होंगे। सो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, एक्स या ओ के सिंबल हम यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पर राइट और क्रॉस के सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, या उसकी जगह पर हम सिंपली 1 और 2 के सिंबल यूज कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं जो मूव चलने के दौरान उस ट्री के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इनिशियली अगर हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो मैक्स के पास फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर, फर्स्ट स्टेज के ऊपर 9 पॉसिबल मूव्स होंगी, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ मूव्स की पॉसिबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। नाउ ये बात आपको अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए कि ये हमेशा कोई जनरल रूल नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो नंबर ऑफ मूव्स की पॉसिबिलिटी है वो हमेशा रिड्यूस हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये नंबर ऑफ मूव्स की पॉसिबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और कुछ सिनेरियोस के अंदर डिक्रीज भी हो सकती है। लाइक जब हम टिक टैक टो गेम की बात करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ मूव्स की पॉसिबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर हम चेस बोर्ड की बात करते हैं तो चेस बोर्ड के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ मूव्स की पॉसिबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है। यानी फर्स्ट मूव के अंदर अगर हम चेस की बात करें तो हमारे पास 10 पॉसिबल मूव्स होती हैं जो हम चल सकते हैं। 8 जो पॉन्स हैं वो, और 2 जो हॉर्स हैं वो मूव कर सकते हैं। सो अगर हम किसी एक हॉर्स को, किसी एक पॉन को रिमूव कर दें, उसको मूव कर दें, तो उसके बाद नंबर ऑफ मूव्स की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो ये गेम के ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मूव्स की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है।
सो ये एक सिंपल सिनेरियो होगा जिसके लिए हम गेम ट्री जनरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम टिक टैक टो गेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास 9 पॉसिबल मूव्स हैं उस एजेंट के अगेंस्ट, जो इसके मैक्स की बात कर रहे हैं, वो 9 पॉसिबल मूव्स चल सकता है, कंसीडरिंग के फर्स्ट मूव जो है वो मैक्स ने चलनी है। और इस गेम को फिलहाल जो हम कंसीडर कर रहे होंगे वो इस पर्सपेक्टिव में कर रहे होंगे कि फर्स्ट मूव मैक्स चलेगा तो उसके पास नंबर ऑफ मूव्स कितनी होंगी। सो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर मैक्स अपना मार्क प्लेस कर सकता है। ये तमाम के तमाम पॉसिबल जो सेल्स हैं, इन तमाम के अंदर मैक्स अपना मार्क प्लेस कर सकता है। सो वन टाइम जब मैक्स अपना मार्क प्लेस कर देगा तो इसको हम कहेंगे दिस इज वन प्लाई। एक एक्शन जो है वो परफॉर्म हो गया है। और मैक्स के एक्शन के अगेंस्ट अगर मेन अपना एक्शन डिसाइड करता है तो इसको हम कहेंगे कि एक मूव जो है इस सिनेरियो के अंदर वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो सिंगल एक्शन जो मैक्स का होगा दैट इज वन प्लाई, और जब उसके अगेंस्ट मेन की मूव भी कंसीडर हो जाएगी दैट वुड बिकम वन मूव। सो जब भी हम ये ट्री जनरेट कर रहे होंगे किसी भी मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट एक्शन कौन सा हमने लेना है, तो उसके लिए एटलीस्ट वन मूव कंसीडर करनी पड़ रही होगी। सो हम जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मूव्स कंसीडर कर रहे होंगे फॉर प्रेडिक्शन और फॉर एनालिसिस, उतनी ज्यादा जो एक्यूरेसी है गेम प्लेइंग सिनेरियो के अंदर, उतने ज्यादा विनिंग चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे होंगे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को कंसीडर किया जाएगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ गेम्स को कंसीडर किया जा रहा होगा, उतनी विनिंग पॉसिबिलिटीज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। जब हम ओपोनेंट के थ्रू सर्च कर रहे होंगे और हम ये बात कर रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ मूव्स को हम कंसीडर करेंगे, जितनी नंबर ऑफ मूव्स के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, हमारे विनिंग चांसेस उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। बट इसका एक अल्टीमेट रिजल्ट ये भी निकलेगा कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ मूव्स को हम कंसीडर करेंगे, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहां पर देखें तो फर्स्ट जो मूव डिसाइड करनी है मैक्स ने, फर्स्ट जो एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए हमारे पास 9 पॉसिबल मूव्स मौजूद हैं। ऐसे केस में जब हमारे पास यहां पर 9 पॉसिबल मूव्स मौजूद हैं, इस मूव के अगेंस्ट, इन 9 पॉसिबल मूव्स के अगेंस्ट जो मेन एक्शन परफॉर्म कर सकता होगा उसके पास 8 रिस्पॉन्सेज मौजूद होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस एक मूव को कंसीडर करें तो एक मूव को चलने के लिए हमारे पास यहां पर टोटल 72 मूव्स हमारे पास मौजूद होंगी। 72 पॉसिबल मूव सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर हम कंसीडर कर रहे होंगे। नाउ इसके बाद जब मैक्स ने दोबारा अपनी मूव चलनी होगी तो उसके पास इस लेवल के ऊपर 7 पॉसिबिलिटीज होंगी और हर मूव के अगेंस्ट मिन के जो एक्शंस हैं वो 6 एक्शंस हो सकेंगे। इट मींस अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए हमारे पास 42 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी जो इस लेवल के ऊपर कंसीडर करनी पड़ रही होंगी। नाउ अगर हम अब गेम के स्टार्टिंग सिनेरियो की तरफ चलते हैं, जिस स्टार्टिंग सिनेरियो के अंदर हमने कहा था कि स्टार्ट में मैक्स के पास 9 पॉसिबल मूव्स हैं जिनमें से कोई भी किसी भी प्लेस के ऊपर वो अपने मार्क को प्लेस कर सकेगा। सो लेट्स सपोज हम 1 मूव के बजाय 2 मूव सिनेरियो कंसीडर करते हैं। इट मींस दैट वी हैव टू एस्टिमेट 72 मल्टीप्लाइड बाय 42 पॉसिबिलिटीज। अगर हम 2 मूव्स को कंसीडर करते हैं, इसको आप आसानी के साथ इस तरीके से समझ सकते हैं। विंडोज के अंदर एक गेम मौजूद होती है चेस की,
अगर आप उस चेस गेम की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करना शुरू कर दें, डिफिकल्टी लेवल 1 से लेकर डिफिकल्टी लेवल 10 तक उसके अंदर अवेलेबल होता है, आप उसको थोड़ा सा कंसीडर करें कि अगर आप डिफिकल्टी लेवल 1, 2, 3 के ऊपर प्ले कर रहे हैं तो आपके विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी नोट करेंगे कि कंप्यूटर जो अपनी मूव्स चल रहा होगा, मशीन जो अपनी मूव डिसाइड कर रही होगी, वो बहुत क्विकली अपनी मूव्स डिसाइड कर रही होगी। लेकिन जैसे जैसे आप डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो एक तो कंप्यूटर के मूव चलने के दौरान जो सोचने का टाइम है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो इंक्रीज होता है, और दूसरा आपका कंप्यूटर से विन करने के चांसेस भी मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप डिफिकल्टी लेवल 10 के ऊपर खेल रहे हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कंप्यूटर अपनी मूव डिसाइड करने के लिए 20, 30, 40 सेकेंड्स तक कंज्यूम कर लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द मशीन, उस जिसके अंदर वो डिसाइड करता है कि उसने अपनी नेक्स्ट मूव कौन सी चलनी है। सो ये जो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, जो टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसकी बेसिक रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस उस लेवल के ऊपर परफॉर्म करनी पड़ रही है, उसको जो सबसिक्वेंट ट्रीज उसको जनरेट करने पड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है, कि जिसके बाद वो डिसाइड कर सकता होता है कि एक्चुअली कौन सा एक्शन उसको परफॉर्म करना चाहिए और कौन सा एक्शन उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जब हम ये सर्चिंग कर रहे होंगे ओपोनेंट के थ्रू, हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं उसके अंदर हम 2 प्लेयर गेम्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, और 2 प्लेयर गेम्स के अंदर हम फिलहाल जो एग्जांपल ले रहे हैं वो टिक टैक टो की ले रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 9 पॉसिबल सेल्स हैं जिसके अंदर हम अपने मार्क्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की है इस के इन सिनेरियोज के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी मूव्स को हम कंसीडर कर रहे होंगे, वन इज मैक्स एंड द अदर वन इज मैन। मैक्स जो है वो अपना मार्क अपनी मूव चलने से पहले डिसाइड करेगा कि उसकी वो ऐसी मूव चल रहा हो कि जिसके अगेंस्ट उसके विनिंग चांसेस, गिवन दैट के मैन भी अपनी मूव चलेगा उसके बावजूद उसके विनिंग चांसेस मैक्सिमाइज हो रहे हों। सो हम जब विनिंग चांसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनिशियली मैक्स के जो विनिंग चांसेस हैं वो प्लस इंफिनिटी हैं और मैक्स के जो लूजिंग चांसेस हैं वो माइनस इंफिनिटी हैं। सो हम जो गेम्स की जो भी मूव्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे वो इस एजम्पशन के साथ करेंगे कि 100% विनिंग चांसेस भी हो सकते हैं, 100% लूजिंग चांसेस भी हो सकते हैं, और उसके दरमियान में हमने किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट तक पहुंचना होगा। जो एल्गोरिथम है उसके अंदर मैक्स का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो एक यूटिलिटी फंक्शन को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हो कि उसके विनिंग चांसेस जो हैं वो प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव कर सकें, और मिन का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैक्स के जो चांसेस हैं, विनिंग चांसेस हैं, उनको माइनस इंफिनिटी की तरफ लेकर जाए, जितना भी मिनिमम लेवल तक लेकर जा सकता हो। नेक्स्ट के अंदर हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे, एक एनिमेशन, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि मिनिमैक्स एल्गोरिथम जो है वो एक्चुअली डिफरेंट एवैल्यूएशन फंक्शंस के थ्रू किस तरह से एक्शन परफॉर्म करता है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर फिर हम ये एवैल्यूएशन फंक्शंस की वैल्यूज़ कैसे ऐड की जा सकती हैं, वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं, इसके बारे में फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे।